MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के MA फाइनल पॉलिटिकल साइंस ग्रुप सी के पेपर सेकंड के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके इस प्रश्न पत्र में राष्ट्रीय दलों के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के विषय में बातचीत शुरू करेंगे। हम इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI और CPM के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी या भाजपा के बारे में या BJP के बारे में बात करने का प्रयास करें। देखिए, होता ये है कि 1972 से ये कहानी शुरू होती है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखें तो स्पष्ट है कि भारतीय जनसंघ एक पॉलिटिकल पार्टी थी और 1952 के लोकसभा के चुनाव, 57 के चुनाव, 62 के चुनाव, 67 के चुनाव, इनमें उन्होंने भाग लिया। 72 के चुनाव में हिस्सा लिया और 1975 में जब देश में आपातकाल लगा था तो उस आपातकाल से पहले का एक घटनाक्रम आपके लिए जानना ज़रूरी है। होता यह है कि 1971 का बांग्लादेश के संदर्भ में हुआ भारत पाक युद्ध, उस समय पड़े अकाल और स्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई थी कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में दोनों जगह स्थितियाँ बहुत विकट थीं, विशेष तौर से आर्थिक सामाजिक। शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार के अवसर नहीं हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में अकाल पड़ा है, सिंचाई की, बीज की, फसल की बुआई की, बेचने की उचित प्रबंधन नहीं है। तो दोनों ही जगह स्थितियाँ बड़ी विकट हैं और क्योंकि इसको आप समझें, आप विद्यार्थी हैं, इसलिए इस बात को आप ज़्यादा गहराई से समझ पाएंगे। पढ़े लिखे तबके के लिए बेरोजगारी एक गाली की तरह होती है। आप काम करना चाहते हैं, रोज़गार के अवसर नहीं मिल रहे, तो अपनी कुंठा, अपनी डिग्री की वजन को लेकर व्यक्ति कहाँ जाए। ये स्थितियाँ बड़ी विकट होती हैं और ये उस समय थीं। और इसी दौरान कोशिश ये हुई, जैसा कि होता है, कि ये एक पॉलिटिकल फेलियर है, सरकार ऐसा नहीं कर पा रही, सरकार की जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, स्वाभाविक है, सरकार आप सत्ता में यदि हैं, आपका दायित्व है। अब ये जब आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, इससे एक फर्क पड़ा कि जो बिखरा हुआ भारत का विपक्ष था, अब याद रखें ये वो दौर है जब देश में वन पार्टी डोमिनेंस की पोजीशन चल रही है। कांग्रेस 1952 से लेकर आप तक लीड कर रही है, मत के हिसाब से भी और लोकसभा के स्थानों के हिसाब से। गड़बड़ी तब खड़ी होती है कि जब ये परेशानियाँ खड़ी होती हैं तो उन परेशानियों के समाधान के लिए एक तरफ विपक्ष सरकार पे आरोप लगा रहा है और दूसरी तरफ ये परेशानियां सरकार को, विपक्ष को माफ़ करें, एक भी कर रही हैं। इसी दौरान दो महत्वपूर्ण आंदोलन इस समय महत्वपूर्ण हैं और खास हैं। आपने अवश्य उनके बारे में पढ़ा सुना होगा। जयप्रकाश नारायण, अगर आप फर्स्ट ईयर को याद करें तो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हिस्सा भी था आपका JP जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने चौखंबा योजना और अन्य कई कार्यक्रम दिए, ग्रामीण विकास का, गांधीवादी समाजवाद का। JP के नाम से लोकप्रिय हैं। JP एक भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं का आंदोलन छेड़ते हैं, शुरुआत करते हैं गुजरात से 1974 में। चुनाव अभी ड्यू हैं गुजरात के, उससे पहले आंदोलन छिड़ गया। गुजरात के अंदर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में और जगह पर इसका प्रभाव पड़ा। गुजरात में विधानसभा के चुनाव होते हैं और विपक्ष वहाँ जीतता है। अब एक सफलता जब मिली तो ये पाया गया कि क्यों ना इस प्रयोग को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए। इसके बाद ये प्रयोग आगे बढ़कर बिहार पहुंचता है और बिहार में फिर एक आंदोलन युवाओं के साथ लेते हुए देश की बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किया जाता है और जयप्रकाश नारायण ही वहाँ इसको शुरू करते हैं। JP का ये आंदोलन शुरू में पॉलिटिकल पार्टीज़ का नहीं है, उन्होंने खाली युवाओं को अपने साथ लिया है और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और लगभग सफल भी रहे। लेकिन इसके बाद आपातकाल लगा। मैं उस स्थिति पर नहीं जाऊँगा वो क्यों लगा और कैसे लगा। इमरजेंसी लगी, लगभग 18 महीना चली और 18 महीने चलने के बाद जब 1977 में दोबारा चुनाव की घोषणा होती है, इस दौरान अपोजिशन की जो बड़ी पार्टियां हैं जो बिखरी हुई थी वो एक मंच पर आती हैं और
कांग्रेस बनाम एक साझा विपक्ष, अलायंस किसको आप कहते हैं ना, आप देखते हैं आप एनडीए हैं, यूपीए हैं, उस समय ये पहला प्रयोग था देश की आज़ादी की बात का, उसमें जनसंघ भी एक हिस्सा था। अभी देखिए भाजपा नहीं बनी है और 77 के चुनाव के अंदर विपक्ष जीतता है, जनता पार्टी बनाते हैं वो एक अलायंस के रूप में, जनता पार्टी चुनाव जीतती है, सरकार बनाती है, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और उनके इस मंत्रालय में जनसंघ को भी मौका मिला था भागीदारी करने का। बात में कुछ मतभेद होते हैं, जनता पार्टी फिर टूट जाती है, 1980 में दोबारा आम चुनाव होते हैं, कांग्रेस सत्ता में वापस आ जाती है। ये जो समय है 77 से लेकर 80 के बीच का, ये महत्वपूर्ण है। इसी समय भाजपा के बनने की पृष्ठभूमि खड़ी हो रही है। वो ये है कि कई लोगों ने इस बात पर सवाल खड़े किए। आप ध्यान रखें उस दौरान जो सरकार है मोरारजी देसाई की, उसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, ये दो मंत्रालय जनसंघ के पास हैं। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री हैं और लाल कृष्ण आडवाणी सूचना और प्रसारण मंत्री। सरकार चल रही है, अपने अपने इंटरेस्ट एरियाज हैं, रुचि के क्षेत्र हैं, लेकिन आपस में कई मुद्दों पर तनाव भी हैं। और इसी दौरान एक सवाल ये खड़ा हुआ कि भाई ये जो जनसंघ के जो सदस्य शामिल हैं, ये या तो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अपने आप को आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अलग करें, अलग पार्टी बनाएं, क्योंकि इनका जो मार्गदर्शन है वो सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दे रहा है, जो कि स्वयं एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये सवाल खड़ा हुआ और इस दौरान ही इस्तीफे की दौड़ चले और आडवाणी और वाजपेयी दोनों त्यागपत्र देकर सरकार से बाहर आए। अब इनके पार्टी के भीतर भी चिंतन चला, क्योंकि विपक्ष के जो सवाल थे उन्होंने कहा कि भाई ये सवाल दोबारा उठ जाएगा। जब सवाल एक बार उठ सकता है और उसका उत्तर नहीं दिया जाएगा, दोबारा भी खड़ा हो सकता है। तो इसके बाद दूसरी स्थिति ये खड़ी हुई कि 1980 में एक अलग दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है। अटल बिहारी वाजपेयी बम्बई में इसकी स्थापना की घोषणा करते हैं। अब बहुत संक्षेप में आज हम बात करेंगे इनके वैचारिक आधार की। देखिए, ये एक मध्यम मार्गीय पार्टी है। मध्यम मार्गीय पार्टी देखिए वो होती है जो दक्षिणपंथी, उदारवाद के घोर समर्थक, वामपंथी, पक्के समाजवादी और मार्क्सवादी, और बीच में मध्यम मार्ग वो चलता है कि जो समाजवाद और उदारवाद दोनों की अच्छाइयों को स्वीकारती हुई आगे बढ़े, जैसे कांग्रेस और भाजपा। पार्टी के अपना वैचारिक आधार ये तय किया कि हम गांधीवादी समाजवाद, इस पर ध्यान रखिएगा, गांधीवादी समाजवाद को अपने वैचारिक आधार के रूप में स्वीकार किया। ये है कि आप गांधी को पढ़ चुके हैं बीए पार्ट फर्स्ट में, और ये गांधी जी की 150वीं जयंती का वर्ष भी चल रहा है, आप वैसे भी पढ़िएगा। गांधी ने प्रत्यक्षतः किसी विचारधारा का समर्थन नहीं किया है, क्योंकि भारत का जो विशाल सांस्कृतिक और सामाजिक और आर्थिक ढांचा है, इसमें सबको आपको स्पेस और स्थान देना होगा, वरना ये देश आगे नहीं चल सकता। यहाँ पर पूंजीपतियों के लिए भी स्थान है, कृषकों के लिए भी है, दोनों के लिए। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र को समांतर साथ लेकर चलते हुए देश को आगे बढ़ाया जाए और योजनाओं का निर्माण किया जाए। जैसे एक वैचारिक आधार देकर मैं आज का अपना व्याख्यान समाप्त करता हूँ कि जनसंघ ने ये कहा, भारतीय जनता पार्टी ने, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में कोई मतभेद नहीं है, आपस में तालमेल स्थापित करके इन दोनों को लागू किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ मैं आपको बता दूँ, आप देश के संविधान संशोधन के इतिहास को उठाकर देखें, ऐसे आपको दसियों मौके मिल जाएंगे जब मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्व आमने सामने आ गए हैं। 3 तो आप जानते ही हैं, गोलकनाथ वाला मामला, केशवानंद भारती और शंकरनाथ वाला मामला। ऐसे कई मामले थे जब मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्व आमने सामने आए और न्यायालय ने इसमें बीच में हस्तक्षेप किया। दूसरी तरफ यहाँ उन्होंने कहा कि नहीं, ग्रामीण क्षेत्र का विकास, शहरी क्षेत्र का विकास, बेरोजगारी का समापन, ये सब सरकार के कार्य हैं और सरकार इन कार्यों को करने में सक्षम है बगैर मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप किए। धन्यवाद।